हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक पॉलिटी का जो है लेक्चर नंबर 6 है, जिस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। इसमें हम लगातार इस सीरीज में पीवाईक्यू सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि सारे के सारे बेस्ड हैं। परमार एसएससी की जो बुक है लिटिल बॉय बुक, उस पर सारे के सारे क्वेश्चंस और पीवाईक्यू बेस्ड हैं, जिसमें एसएससी, सीडीएस और अन्य एग्जाम्स के पीवाईक्यू दिए हुए हैं। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं आपको एक अनाउंसमेंट करूंगा जहां पर मैं बताऊंगा कि अगर ये अल्टरनेट डे सीरीज जो है वो अगर आपको पसंद नहीं आ रही है और आप चाह रहे हैं कि लेक्चर्स आप पहले से आपको मिल जाएं, तो उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा प्लान है। वो मैं अभी आपको एक दो क्वेश्चंस के बाद शेयर कर दूंगा। तो इससे पहले चलते हैं, हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो संघ की जो कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, किस अनुच्छेद के तहत ये बातचीत कही गई है। तो देखो, जो अनुच्छेद 53 है वो यह प्रावधान करता है कि जो संघ की कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। उसे एक प्रकार से संविधान के अनुसार जो है प्रत्यक्ष रूप से या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। ये सीधी सीधी बात की गई थी, की गई है किसमें, अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में किया कहा गया है कि जो संघ की कार्यकारी शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, और इसका प्रयोग जो कैसे करेगा, ये जो कार्यकारी शक्तियां हैं उनका प्रयोग जो है संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, अधीनस्थ अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, माध्यम से प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज बात है कि जो इसके अतिरिक्त जो संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च सर्वोच्च कमान होती है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। अब एक अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख, पद का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 55 आ जाता है, अनुच्छेद 55, 53 में बता चुका हूं, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है अनुच्छेद 55 में, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दी हुई है, प्रक्रिया दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 56 है, जो 56 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, कार्यकाल से क्या संबंधित है। और अनुच्छेद 58 है, जो अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति पद की योग्यताओं से संबंधित है, राष्ट्रपति पद की योग्यताओं से संबंधित है, योग्यताओं से संबंधित है। बाकी हम अभी आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। तो यह जो है पुनः चुनाव के लिए यानी कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है जो, तो इसमें जो है वो अनुच्छेद 57 में यह प्रावधान दिया हुआ है। तो इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 57 जो है वो यह प्रावधान करता है, अगर इसमें देखा जाए तो प्रावधान एक है, राष्ट्रपति के रूप में अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुका है, पद धारण कर चुका है, कर चुका है, संविधान के प्रावधानों के अधीन चुनाव के लिए पात्र होगा। इसमें सीधा लिखा हुआ है, संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन, अन्य प्रावधानों के अधीन, प्रावधानों के अधीन पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा, पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। अब एक और बात आती है कई बार कि आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति है वो कितनी भी बार भी चुना जा सकता है, इसकी पर कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और प्राकृतिक रूप से जो नागरिकता प्राप्त व्यक्ति है वो भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार इस पद पर निर्वाचित हुए थे, ठीक है। और अनुच्छेद जो 59 है वो राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तों को रेखांकित करता है। तो अनुच्छेद जो 59 है, अनुच्छेद 59 जो है वो राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तों को रेखांकित करता है, राष्ट्रपति के कार्यालय, कार्यालय की शर्तों को रेखांकित करता है, रेखांकित करता है।
अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 56 जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति पद की योग्यता से संबंधित है, और अनुच्छेद जो 56 है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, तो देखो, अगर आप चाहते हैं कि इन क्लासेस का आप पहले से एक्सेस चाहते हैं, इसके अलावा प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस है वो भी आप चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस की, जो है सीबीटी फॉर्म में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि कंप्यूटराइज्ड वाइज टेस्ट जैसे होते हैं, तो आप ऐप पर भी, और प्लस प्लस साथ में ऐप के साथ साथ में आप वेबसाइट पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐप कौन सा होगा? प्राइम अकेडमी ऐप है, आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। अब इसकी देखो प्राइस जो है वो 199 है, लेकिन अगर आप चाहते हैं पहले से एक्सेस, तो आपको एक कूपन कोड यूज करना है, PYQ50 के नाम से एक कूपन कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इस कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको यह जो कोर्स है 149 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, और रैंक अप PYQ के नाम से आप कोर्स सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो और हाँ, इसके लिए आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप पेड कोर्स सेक्शन में जाएंगे तो आपको इस मिल जाएगा। ऐप जो है वो प्राइम अकेडमी प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि प्राइम जीएस प्रैक्टिस मीडिया के माध्यम से और ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में है सारे के सारे मॉक टेस्ट, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर, और टेस्ट जल्दी ऐड हो जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेरीज कर सकते हैं। कोई भी और जानकारी तो आप वो ईमेल के माध्यम से भी मुझे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसकी जानकारी आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, एक इंग्लिश अगले प्रश्न पर जाने से पहले, अगर आप यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, नए पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी के आपको यहाँ पर मिलती रहेगी आने वाले समय के लिए जो भी एग्जाम होते रहेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको ये PDF भी वहाँ पर मिल जाएगा। PYQ प्रैक्टिस सीरीज भी लगातार करते रहेंगे वहाँ पर। ठीक है, प्राइम अकेडमी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद तो राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात करता है? शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 56। तो जो शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बात करता है वो है अनुच्छेद 60। शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति जो शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, अनुच्छेद 60 है। राष्ट्रपति द्वारा जो ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो किसके समक्ष लेता है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में, भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में और उनकी अनुपस्थिति में, अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में, और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेते हैं। उपस्थिति में शपथ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा अनुच्छेद 72 आता है, जहां पर क्षमादान की शक्ति दी हुई है, क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत वो किसी भी दोषी को सजा को माफ कर सकते हैं, घटा सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 45 है जो वो किससे संबंधित है? निदेशक सिद्धांत से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 56 है, अभी अभी मैं आपको बताया था कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से यह संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 56 तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। मैं आपको पहले ही बता चुका था ये वाले के बारे में। तो अनुच्छेद 54 है जो वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 54 तो B नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 54 है जो वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है ये थोड़ी सा जान लो आप। यहाँ पर एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। निर्वाचक मंडल में बेसिकली संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल है। इसके अलावा जो है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। ठीक है, और चुनाव जो है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान द्वारा होगा। चुनाव एकल
संक्रमणीय मध्य पद्धति और गुप्त मतदान द्वारा होगा, मतदान द्वारा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नामित सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है 61 के अनुसार उस प्रक्रिया में भाग जरूर लेते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद जो 66 है, जो अनुच्छेद 66 हुआ है, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है, संबंधित है। तो आपको इसको याद रख लेना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां, कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ कार्यपालिका के प्रावधानों को शामिल करता है? संघ कार्यपालिका के प्रावधानों को शामिल करता है। भाग 5, भाग 3, भाग 4, भाग 6। तो देखो, संघ कार्यपालिका से संबंधित है जो प्रावधानों को शामिल करता है वह है भाग 5। तो भाग 5 जो है, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, 151 तक है। ठीक है। इसमें 5 अध्याय हैं। ठीक है। इसमें जो है सामान्य तौर पर मतलब जो भाग 5 में इसमें 5 अध्याय शामिल हैं। जैसे अध्याय 1, अध्याय 1, तो अध्याय 1 में क्या क्या शामिल है? कार्यपालिका, कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। ठीक है। इसके अलावा अध्याय 2, अध्याय 2 जो है वो संसद, इसमें शामिल है संसद, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक। ठीक है। इसके अलावा अध्याय 3 है, अध्याय 3 है जिसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं। ठीक। अनुच्छेद 123 है इसमें, अनुच्छेद 123 यानी कि अध्यादेश की शक्तियां इसमें शामिल। ठीक है। और इसके बाद जो आता है अध्याय 4, अध्याय 4 आता है जिसमें संघ की न्यायपालिका है, संघ की न्यायपालिका है। और इसके बाद जो है, जो कि अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है, अनुच्छेद 24 से लेकर 147 तक है। ठीक है। अध्याय 5 है, जो अध्याय 5 है जिसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक है जो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। ठीक है। तो आपको इतने सारी चीजें याद करके रख लेनी है अच्छे से। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये सारे मैंने जो पॉइंट यहाँ पर नोट करवा दिए ना, इनको जब तक आप रट्टा नहीं मारोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा, तो इनको रट्टा मारना भी जरूरी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ कार्यपालिका से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, संघ कार्यपालिका से संबंधित है? ठीक है। तो इसमें जो अनुच्छेद है वो है 52 से लेकर 78 तक। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है। जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान न्यायवादी के जो प्रावधान है वो शामिल हैं। ठीक है। इसमें जो अनुच्छेद 112 से लेकर 118 तक है, ये संसद की वित्तीय कार्यवाही से संबंधित है, संसद की वित्तीय कार्यवाही से संबंधित है, ये कार्यवाही से संबंधित है, से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 80 से 86 तक आ जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा की संरचना से संबंधित है, राज्यसभा और लोकसभा की संरचना से संबंधित है, लोकसभा की संरचना से संबंधित है, संरचना से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 38 से 50 के बीच में आ जाएगा, निदेशक सिद्धांत से संबंधित है, निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है, से संबंधित। ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां, प्रश्न नंबर 7वां कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते, अपने पद का जो है कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 58।
तो ये किस में वर्णन है? तो देखो बेसिकली इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के समय, तो कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद होना चाहिए। अनुच्छेद 56 है जो कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। और यहाँ पर एक प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों के लिए पद धारण करेंगे और अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद वे तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक जो उत्तराधिकारी होगा ना वो अपने पद को संभाल नहीं लेता है। इस बात को याद रखना है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग प्रक्रिया है, ठीक है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 58 जो है वो राष्ट्रपति पद की योग्यताओं से संबंधित है। राष्ट्रपति पद की योग्यताओं से संबंधित है, योग्यताओं से संबंधित है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह है उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए। तो देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा कर लेना चाहिए। तो अभी अभी मैं जस्ट बताता जा रहा हूँ आपको कि इस कार्यकाल से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो अनुच्छेद 62 में है, ठीक है, अनुच्छेद 62 में है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और लिखा हुआ है कि राज्यपाल काल की जो समाप्ति है नियुक्ति बनने के लिए चुनाव कार्यकाल जो है समाप्त होने से पूरा कर लिया जाएगा। सीधा सीधा लिखा है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। तो जैसे मतलब कई बार क्या होता है कि अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि कार्यकाल अब मान लो आज होना है समाप्त, जैसे एग्जाम्पल के लिए आज की तारीख है ए, ठीक है, और आप चुनाव करवा रहे हो बी को, तो बी को नहीं जेट कोई चुनाव हो जाना चाहिए, मतलब चुनाव तारीख से पहले समाप्त होने से पहले ही चुनाव कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये बातचीत ध्यान रखना है इसको। और यहाँ पर देखो इसमें लिखा हुआ है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति हैं, उनकी मृत्यु हो जाए किसी अकारण परिस्थिति में, इस्तीफा दे दें वो, या महाभियोग की प्रक्रिया हो जाए, तो ये सारी तीन अगर प्रक्रियाएं हो जाती हैं, तीनों प्रक्रियाएं हो जाती हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि चुनाव जो है वो अधिकतम 6 महीने के अंदर आयोजित किया जाएगा। चुनाव जो है, चुनाव अधिकतम अधिकतम 6 महीने के अंदर आयोजित किया जाएगा, 6 महीने के अंदर आयोजित किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा, किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 61 जो है वो महाभियोग प्रक्रिया है, अनुच्छेद 60 जो है शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 61 जो है वो महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 60 जो है वो शपथ से संबंधित है। इसको याद रख लेना है। अनुच्छेद 59 आपको क्वेश्चन मार्क है, आप बताओ इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो ये है यह उल्लेख करता है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये जो है वो एक प्रकार से योग्यताएं हैं, ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं धारित करता है वो है। तो अभी अभी आपको मैंने बताया था अनुच्छेद 59 जो है, अनुच्छेद 58 जो है वो राष्ट्रपति पद की योग्यताओं से संबंधित है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति पद होने के लिए कुछ योग्यताएं हैं, मैं आपको 4 योग्यताएं बताता हूँ। पहली योग्यता देखिए, पहली योग्यता है कि इनको भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर का अगर देखा जाए तो इसमें वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। इसके बाद जो है वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, ठीक है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा है, जो कई बार बहुत ज्यादा बार पूछा भी गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार, या राज्य सरकार कह सकते हैं वो, राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो, ना करता हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अनुच्छेद जो 56 है वो राष्ट्रपति कार्यकाल से संबंधित है, अनुच्छेद जो 60 है वो शपथ ग्रहण से संबंधित है, और अनुच्छेद 57 जो है वो चुनाव की पात्रता से संबंधित है, जो मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो हटाने की जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो अनुच्छेद 61 में है। इसको महाभियोग की प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ महाभियोग की प्रक्रिया है क्या। देखो, महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो एक ही आधार पर लाई जा सकती है। आधार देखो, सिंपल आधार जो है एक ही आधार है। आधार क्या है कि जो संविधान का उल्लंघन होना चाहिए, तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर हो सकता है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो संसद के किसी भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रस्ताव है वो सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस 14 दिन पूर्व देना होगा। ठीक है, अब जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो प्रस्ताव जो कौन होगा, सदन की कुल सदस्यता के सदस्यता के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस 14 दिन पूर्व देना होगा। 14 दिन पूर्व देना होगा। ठीक है, और प्रस्ताव जो है वो सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रस्ताव जो है सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, और जो सभी सांसद होते हैं, मतलब चाहे वो निर्वाचित हो चाहे नामित हो, दोनों महाभियोग प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो सभी सांसद शामिल होते हैं, सभी सांसद शामिल होते हैं या सभी संसद के सदस्य शामिल होते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया में इतना ही है जो आपको जानना जरूरी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 क्या कहता है। अनुच्छेद 57 के बारे में पूछा हुआ है। तो देखो, अनुच्छेद 57 के बारे में सिंपल सा है, एक प्रकार से ये पुनः चुनाव के पात्र के लिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था पहले। अब यहाँ पर देख लेते हैं करके, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर चुका है, संविधान का प्रावधान के दिन पुनः चुनाव के लिए पात्र हुआ। तो यही तो बात की गई थी अनुच्छेद 57 में, तो ए नंबर सही हो जाएगा। इन सब चीज़ों की बातचीत यहाँ पर नहीं की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो हम थोड़ी सा देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि संघ की कार्यकाल से कोई राष्ट्रपति में नहीं तो भी उसे संविधान के प्रत्यक्ष कार्यों के माध्यम से प्रयोग करेगा। ठीक है, तो जो संघ की कार्यकाल शक्ति है वो अनुच्छेद 53 में है। इसमें है अनुच्छेद 53 में है। ठीक है, और राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों के लिए पद धारण करेगा। तो ये कार्यकाल से संबंधित है, तो अनुच्छेद 56 हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्यों के विधानसभा निर्वाचित सदस्यों ये तो निर्वाचक चुनाव है, तो राष्ट्रपति का चुनाव है, तो अनुच्छेद 54 में आ जाएगा ये, अनुच्छेद 54 का पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो, उसने वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। तो आयु कितनी पूरी कर ली हो उसके बारे में पूछा हुआ है कि कितनी आयु पूर्ण कर चुका होगा। तो देखो, 27 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो इसके लिए जो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। कितनी? 35 वर्ष है, तो सी नंबर सही आधा सही हो जाएगा। वहीं पर जो लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो एक एक करके हम बता देते हैं। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अब चलो, न्यूनतम आयु तो डिसाइड हो गई थी, अधिकतम आयु तो डिसाइड होना चाहिए थी भाई, 50 साल से ज्यादा ऊपर के नहीं होंगे, नहीं तो फिर बाद में मोदी जी छोड़ते ही नहीं है सीट। राज्यसभा सदस्य के लिए उसके लिए 30 वर्ष, और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष।
ठीक है, तो इस तरीके से आयु है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी न्यूनतम सीमा संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, कि इतनी सीमा का ही, इतनी न्यूनतम आयु का कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां निम्नलिखित में से किसे दी जाती हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल? तो जो असाधारण शक्तियां मिल जाती हैं वो है राष्ट्रपति को मिल जाती हैं। तो देखो बेसिकली जो आपातकाल के प्रावधान है वो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में है, या तो कह सकते हैं अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके जो डिस्क्राइब किया गया उस तरीके से देखो, लेकिन हम अभी उसको नहीं बताएंगे। 352 है यहाँ पर। तो 352 में जो है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और अनुच्छेद 356 में जो है, अनुच्छेद 356 में है वो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में है जो, 360 में है जो वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल की बात की गई है। तो इन सब तरीके से हैं, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। बाकी अभी जब हम कल पढ़ेंगे तभी आपको ये सारे डिस्क्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह शर्त रखता है कि राष्ट्रपति एक बार चुने जाने के बाद संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे? एक कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि मतलब जो एक बार चुने जाने के बाद राज्य संसद राज्य मंडल के सदस्य नहीं होंगे? तो ये जो लिखा हुआ है वो राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 59 में कार्यालय की शर्तें हैं। यह जो सब लिखा हुआ है ये राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तों से संबंधित है, राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तों से संबंधित है, शर्तों से संबंधित है, संबंधित। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि यह प्रावधान करता है राष्ट्रपति जो संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। ये सीधी सीधा इसमें लिखा हुआ है। यही यदि कोई जो सांसद या विधायक है वो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले अपनी सदस्यता त्यागनी होगी, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, साफ साफ इसमें प्रावधान लिखा हुआ है अनुच्छेद 59 में। 59 में क्या क्या लिखा हुआ है, अब वो सब चीजें नहीं जानना है। पहली बात, कौन कौन से जानना है आपको? प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति जो होगा वो संसद के किसी भी सदन या राज्यमंडल का सदस्य नहीं होगा, सीधा सीधा लिखा हुआ है। अगर मान लो कोई यदि सांसद या विधायक जो है वो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो जो ऐसे होगा कि पद ग्रहण करने से पहले जो है वो उससे अपनी सदस्यता त्यागनी होगी, अपनी सदस्यता को खत्म करना होगा। अब यहाँ पर एक और चीज है कि जैसे राष्ट्रपति है ना, वो कोई लव का पद धारण नहीं कर सकता है, ध्यान रखो इस बात को। राष्ट्रपति को आधिकारिक निवास, वेतन, भत्ते प्राप्त होते हैं, सीधी सी बात है। और इन्हें कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। जो जैसे निवास है, वेतन है, भत्ता है, अब ऐसा नहीं है कि वो कार्यकाल के दौरान कम किया जाएगा उनको। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 79 है वो संसद के गठन से संबंधित है, संसद के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में पूछा हुआ है कि कौन से कथन सही है। महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, तो बिल्कुल सही है भाई। प्रयोग किसी भी सदन में प्रयोग की जा सकती है, एकदम सही है ये वाला। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव जिस समय पेश किया जाता है उसे एक तिहाई, नहीं बिल्कुल गलत है ये वाला। एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया, बल्कि एक चौथाई सदस्य हैं इसमें। कितने हैं? एक चौथाई हैं, अभी भी मैंने बताया था। महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति 14 दिन नहीं है, बल्कि 30 दिन नहीं बल्कि 14 दिन है। 14 दिन के प्रति टेस्ट दिया जाना चाहिए। ठीक है, और महाभियोग प्रस्ताव सदन की कोई सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित किया सकता है, ये वाला सही है। तो 1 और 4 सही है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। भारत के सशस्त्र बलों में के प्रमुख होने के नाते गणतंत्र दिवस की परेड में विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है, सीधी सीधी बात बोली गई है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो रेजिडेंटों की सलामी लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 जो है, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, इसके अनुसार लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो होगा वो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लग सकते हो, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि जब भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अनिश्चित काल के लिए लंबित रखता है तो इसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति का पूर्ण वीटो, राष्ट्रपति का संशोधन वीटो, राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति का निलंबन वीटो। तो देखो जो भी होता है, जब भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन को छोड़ विधेयक को छोड़कर अनिश्चित काल के लिए लंबित रखता है तो इसे बेसिकली क्या कहा जाता है? इसके लिए कहा जाता है राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहा जाता है, राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो।
मतलब ये कि राष्ट्रपति ने मान लीजिए कोई प्रकार से कोई विधेयक है, दो विधेयक होते हैं जैसे धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इनको छोड़ दिया और मतलब जानना विधेयक कोई आया तो उसको अपने पास रख लिया, उसके मतलब जेब में रख लिया, कह लिया कि अनिश्चितकाल के लिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे जब तक इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, तो इसको बोल देते हैं पॉकेट वीटो बोलते हैं। तो देखो अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 111। तो अनुच्छेद 111 में जो है वीटो शक्तियां दी हुई हैं राष्ट्रपति की, वीटो शक्तियां दी हुई हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ए नंबर पे आ जाएगा पूर्ण वीटो, पूर्ण वीटो आ जाएगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति जो है पूरी तरीके से इसको स्वीकार करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति विधेयक को अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, आसानी से बता देता हूँ। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ आपको बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से। मान ली कोई विधेयक है, विधेयक संसद से जब पास हो जाता है तो वो क्या क्या हो सकता है। एक तो सबसे पहले उसको अस्वीकार किया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति उसको अस्वीकार कर दे, एक तो अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या किया जा सकता है भाई, जैसे स्वीकार भी किया जा सकता है। पहले नंबर पे देखो स्वीकार किया जा सकता है, फिर स्वीकार नहीं किया तो फिर अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है उसको पुनर्विचार के लिए भेज दें, और ऐसा हो सकता है वो उस पर कुछ बोले ही नहीं, मैं मतलब जानते नहीं तुमको कौन हो क्या, रख लिया चुपचाप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है विधेयक, तो इसको हो सकता है कि अपने पास रख लिया तो सुरक्षित रख लिया। तो चार चीजें सामान्य तौर पे होती हैं। अगर स्वीकार कर लिया तो ये तो विधेयक बन जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं, वीटो में नहीं आएगा। लेकिन जो अस्वीकार कर दिया, तो अस्वीकार कर दिया इसका मतलब वो ये पूर्ण वीटो है। ठीक है, पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो इसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो बोलते हैं, निलंबनकारी वीटो बोलते हैं। ठीक है, और जब सुरक्षित कर लिया अपने पास, खुद के पास स्वयं रख लिया, अनिश्चित काल के लिए लंबित कर लिया, तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रट्टा मार सकते हो वीटो शक्तियों के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, संसद के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर भारत के राष्ट्रपति किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं। अयोग्यता के प्रश्न पर जो है वो किसके परामर्श पर निर्णय लेते हैं, क्या वो उपराष्ट्रपति के, क्या भारत का सर्वोच्च न्यायालय या संसद या भारत का निर्वाचन आयोग। तो जो राष्ट्रपति है ना वो संसद की अयोग्यता से संबंधित जो निर्णय लेते हैं वो भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह पर लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग की कह सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 103 में जो है यदि जो अनुसार जो है यदि किसी सांसद की अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो राष्ट्रपति जो होगा वो भारत के जो निर्वाचन आयोग होगा उसके परामर्श के बाद अंतिम निर्णय लेगा। ठीक है, और निर्वाचन आयोग को जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, इतना ध्यान रख लेना आपको। ठीक है, कि निर्वाचन आयोग की सलाह जो है वो बाध्यकारी होगी, निर्वाचन आयोग की की सलाह बाध्यकारी होगी, बाध्यकारी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ले सकते हो। और इसके अलावा इसी प्रकार जो राज्य मंडल होता है तो राज्य मंडल में सदस्यों की अयोग्यता पर राज्यपाल जो है निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्णय लेते हैं। ठीक है, और वहीं पर जैसे अगर मान लो जो आपने सुना होगा दल बदल अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून, तो अगर इसके आधार पर कोई निर्णय लेगा तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति निर्णय लेंगे, ना कि राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां। 19वां कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किन लोगों द्वारा किया जाता है। तो देखो इसमें जो है चुनाव में केवल केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दोनों सही है, तो ए सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। कौन व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। क्या बीवी गिरी थे, वो प्रणब मुखर्जी थे, और इसके अलावा रामा स्वामी विवेकानंद रमण और के आर नारायण। तो इसमें जो थे वो के आर नारायण थे, के आर नारायण। के आर नारायण 10वीं राष्ट्रपति थे। कौन से 10वें राष्ट्रपति थे, 10वें राष्ट्रपति थे। अब इन्होंने 1997 से लेकर 2002 तक इस पद की सेवा की थी, 1997 से लेकर 2002 तक इस पद की सेवा की थी। ठीक है, और ये जो है उपराष्ट्रपति यानी कि 1992 से 97 से पहले तक जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक है, और ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। के आर नारायण जो है पहले दलित राष्ट्रपति भी थे, दलित राष्ट्रपति भी थे। वहीं जो बीवी गिरी थे वो उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति भी थे।
वहीं पर जो राष्ट्रपति हैं, जो यहाँ पर प्रणब मुखर्जी हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, 13वें राष्ट्रपति रहे हैं, 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। और रामस्वामी वेंकटरमण जो है वो 8वें राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, अब वेंकटरमण जो राष्ट्रपति हैं वो 1987 से लेकर 1992 तक राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21वां कहता है कि जो प्रणाली व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित होती है वह कौन सी प्रणाली है। मतलब यह है कि व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित होती है, उस प्रणाली का नाम बताना है हमको। इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें एक क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति है या सरकार है, जो प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख होता है या सरकार का प्रमुख होता है, उससे वह व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित होती है। तो ऐसे जो प्रणाली कहलाती है वो राष्ट्रपति प्रणाली कहलाती है। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति क्या होता है इसमें, राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों होता है। ठीक है, तो इसको कह सकते हो आप राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों होता है, और सरकार का प्रमुख दोनों होता है, दोनों होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो। और इस प्रणाली के अगर प्रमुख उदाहरण देखे जाए तो जैसे अमेरिका है, ब्राजील है, मेक्सिको है, वो सब होंगे। अमेरिका, ब्राजील और मेक्सिको हो जाएंगे, मेक्सिको हो जाएंगे। ठीक है, तो अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति होता है वो 4 वर्ष की अवधि के लिए सेवा करता है, तो कार्यकाल का सेवा होता है। ठीक है, संसदीय प्रणाली में जो होती है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जैसे कि भारत और ब्रिटेन में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां। प्रश्न नंबर 22वां कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन पूछा हुआ है इसमें। इसमें एक गलत कथन पूछा हुआ है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वह संसद का हिस्सा होता है। मतलब हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, और संसद का हिस्सा होता है, संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है, जिसके बाद ही वह कानून बनता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति प्राप्त है, जिसके द्वारा वह संसद द्वारा पारित धन विधेयक सहित किसी भी विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। तो इसमें देखो कौन सा कथन सही नहीं है, इसने बोला हुआ है। देखो, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति प्राप्त है, जिसके द्वारा संसद द्वारा पारित धन विधेयक नहीं है, और संविधान विधेयक, दो विधेयक जो होते हैं, संवैधानिक विधेयक और धन विधेयक, इन दोनों को राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता है, ना ही कोई वीटो लगा सकता है इस पर। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रपति की जैसे धन विधेयक है तो राष्ट्रपति की पूर्व सुपारी के बाद ही लाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 110 के अनुसार। तो डी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कार्यकाल 5 वर्ष सही है, और संसद का हिस्सा भी सही है, और ये पारित विधेयक राष्ट्रपति से लिया जाता है, इसके बाद ये कानून बनता है, ये भी सही है, तीनों सही हो जाते हैं, बट ये वाला गलत हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रमुख बताया गया है इस प्रकार से। तो देखो, जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अनुच्छेद है भाग 8 में, भाग 8 में अनुच्छेद 239 के अनुसार जो है, अनुच्छेद 239 में लिखा है कि जो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन होगा वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति अपनी ओर से केंद्र शासित प्रदेश को शासित करने के लिए जो है, जैसे प्रशासक हो गया, उपराज्यपाल हो गए, सारी चीजें नियुक्ति करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको कह सकते हो राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इसका प्रमुख होता है। अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे राष्ट्रपति द्वारा जाने वाली प्रमुख नियुक्तियां कौन कौन सी है, जैसे महान्यायवादी है, अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त है या अन्य चुनाव आयुक्त हैं जो, वो अनुच्छेद 324 के अनुसार किए जाते हैं। यूपीएससी या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हो गए, अनुच्छेद 316 के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल हैं, वो अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, वो अनुच्छेद 124 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां। भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के मिलने वाले लाभों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सेवानिवृत्त जो राष्ट्रपति होते हैं, जैसे सेवानिवृत्ति हो जाती है, तो उनके बारे में पूछा गया कौन कौन से लाभ मिलते हैं उनको। तो क्या उनको, जैसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति को 2.5 लाख रुपए मासिक पेंशन मिलेगी, एकदम सही है। उन्हें एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी वार्षिक और 1 लाख रुपए तक के कार्यालय सहित खर्च सहित एक सचिवालय स्टाफ भी मिलेगा, ये भी सही है भाई। ठीक है, उन्हें पूरे भारत में रेल, हवाई जहाज, स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ प्रथम श्रेणी में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। तो ये सारी चीजें सुविधाएं मिलती हैं, तो डी नंबर सही आंसर हो जाता है। इतना मतलब सब मिलता है सेवानिवृत्ति के बाद। ठीक है, और यह सब जो है किस अधिनियम के तहत मिलता है, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के वेतन और पेंशन अधिनियम, पेंशन अधिनियम 1951 के तहत ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आगंतुक कौन होते हैं, विजिटर्स कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो जैसे हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति को जो है, जैसे भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यालय के आगंतुक होते हैं, एक प्रकार से कह सकते हो आप। और जैसे राष्ट्रपति को जो उच्च संचालन की निगरानी करने वाले होते हैं, विश्वविद्यालय के निरीक्षण करने से नियुक्त करते हैं, अकादमिक एवं प्रशासनिक मुद्दों को संबोधित भी करने का अलग अलग अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो इसके जो प्रतिनिधि विजिटर्स हो जाएंगे, यानी इसको बीसी भी कहा जाता है कई बार। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति भी होते हैं। ठीक है, जो चांसलर होते हैं, चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं। उसके अलावा जैसे आपने सुना होगा कि वाइस चांसलर जो वहाँ पे प्रमुख नियुक्त होते हैं, तो वाइस चांसलर वो होते हैं, चांसलर ये राष्ट्रपति होते हैं। हालांकि कई जगह पे जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी होते हैं। ठीक है, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं वो राज्य विश्वविद्यालय जो होते हैं उनके कुलपति माने जाते हैं, चांसलर के रूप में कार्य करते हैं। और यह जो परंपरा है ना, ये ब्रिटिश काल से चली आ रही है लगातार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26वां। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य किसके समान है? राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है, चीन के राष्ट्रपति के समान है, तुर्की के राष्ट्रपति के समान है, ब्रिटेन की महामारी। तो बेसिकली अमेरिका, जो भारत का राष्ट्रपति है ना, वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, उसकी कोई शक्तियां नहीं होती है। एक प्रकार से जो ब्रिटेन की जो सम्राट है, ब्रिटिश की जो महारानी है या महाराष्ट्र है, तो दोनों का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, और एक प्रकार से इसको कहा जाता है डी जियोर का पद है। दोनों जो है दो जियोर का पद रखते हैं, पद रखते हैं। ठीक है, इसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे होते हैं। ये सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, सलाह पर कार्य करते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 जो है प्रावधान करता है, मतलब अनुच्छेद 74 के अनुसार ही, अनुच्छेद 74 के अनुसार ही मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति की सहायता सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये बात कही गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27वां, कि राज्यसभा के सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर कौन नामित करता है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको कौन नामित करता है? सीधी सी बात है कि भाई जो भारत के राष्ट्रपति हैं वही तो नामित करेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति हैं जो, वो 12 सदस्यों को नामित करता है। तो देखो, जो राज्यसभा में है 250 सदस्य होते हैं, नहीं 250 सदस्य होते हैं। इनमें से 238 जो होते हैं, 238 वो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये निर्वाचित सदस्य होते हैं। और इसके बाद जो सदस्य होते हैं, जो 12 सदस्य होते हैं, वो नामित सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी कि वर्तमान में जो, हालांकि लोकसभा जो वर्तमान में है, राज्यसभा में कुल 245 सदस्य निर्वाचित और नामित होते हैं। ठीक है, राज्यसभा जो होते हैं, राज्यसभा में सभापति होते हैं, जो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। आप कई बार आपको एक कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं तो आप बोलोगे जो नामित सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो नहीं, तो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो कौन सा पदाधिकारी है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो देखो, इसमें जो राजदूत है, उच्चायुक्त है, ये नियुक्त किया जाता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये भी नियुक्त किए जाते हैं। भारत के महान्यायवादी हैं वो भी नियुक्त किए जाते हैं। जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये नियुक्त नहीं किए जाते हैं। इनकी जो नियुक्ति है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है वो एक कैबिनेट समिति के द्वारा की जाती है। तो कैबिनेट, एक समिति होती है कैबिनेट की नियुक्ति समिति, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? इस समिति की अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री करते हैं, इनके द्वारा इसकी नियुक्ति जाती है। इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा और ये दोनों, ये अलग अलग जो है वो सही है, ये गलत है। ठीक है, तो यही सही है, जो गलत है वही सही है। ठीक है, और इसके अलावा देखा जाए तो जो महान्यायवादी के अधीनस्थ दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29वां, कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? अब इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं, वो एक एक करके देखते हैं हम।
तो जैसे देखो गुलजारी लाल नंदा है ना, ये भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे, कार्य कर चुके थे। ठीक है। अब इसमें देखो पहले 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 नंबर तो ये कब किए हुए, तो जब जैसे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 में, तब इन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी तो 1966 में इन्होंने कार्य किया हुआ था। ये कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। ठीक है। बीवी गिरी हैं जो, वो राष्ट्रपति, सॉरी, हाँ उपराष्ट्रपति थे। और इसके अलावा जो है जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति रहे हैं 1962 से 1967 के बीच में, 1962 से 1967। और बीवी गिरी जो है वो 1967 से लेकर 1969 तक। ठीक है। और ये जो बीडी जत्ती हैं ये 1974 से लेकर 1979 तक रहे हैं, 1979 तक रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर ध्वजारोहण कौन करता है? तो जो ध्वजारोहण करता है वो बेसिकली गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और जैसे यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि तो प्रधानमंत्री कब करते हैं, तो जब 15 अगस्त होता है ना, 15 अगस्त, तब लाल किले पर हमारे देश के जो पीएम होते हैं वह ध्वजारोहण करते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ रखना है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31वां। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कितनी सुरक्षा जमा राशि करनी होती है? जब मान लो कोई जब चुनाव लड़ रहा होता है राष्ट्रपति पद का, तो एक राशि स्वीकार करनी होती है, यानी कि जमानत राशि रखनी पड़ती है भारतीय रिजर्व बैंक में प्रत्येक उम्मीदवार को, चाहे वो कोई भी उम्मीदवार हो। ऐसा नहीं होता है कि आपको लगता है कि एक जो चुनाव जीतने वाला है उसको रखना पड़ता है। जो भारत का राष्ट्रपति पद है, या कह सकते हो उपराष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भी जो होता है, तो इन दोनों पदों के लिए जब भी कोई भी चुनाव लड़ता है तो उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक में एक 15,000 जो है 15,000 की जमानत राशि रखनी पड़ती है। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कुल वैध मतों का जो छठा भाग प्राप्त करने में सफल विफल रहता है, तो जो जमा राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है। ठीक है। और यह जो प्रावधान है ना, ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान कुछ में है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन अधिनियम, निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत, 1952 के तहत। ठीक है। और यहीं इसके अलावा और भी चीजें हैं, तो वो सब चीजें आप छोड़ दीजिए, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32वां। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ के बारे में पूछा हुआ है। तो देखो जो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 69 के अनुसार, अनुच्छेद 69 में ये चीज लिखी हुई है। ठीक है। उपराष्ट्रपति जो संविधान के प्रति ही सच्ची निष्ठा और विश्वास की शपथ लेते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 63 है, तो 63 में लिखा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। और इसके भी जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर उनकी उपस्थिति हो जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। ठीक है। और प्रधानमंत्री को जो है वो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा हुआ है 65 वर्ष की आयु तक, जब तक वह पद पर बने रहना चाहे, 6 वर्ष तक और 5 वर्ष तक। अरे जब तक वो पद पर बने रहेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे तो मतलब कोई लिमिटेड समय तक रह सकता है। 5 वर्ष तक है। ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 67 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का कार्यकाल, जो कि लिखा हुआ है 5 वर्ष का होगा, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। उपराष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र होंगे वो राष्ट्रपति को देते हैं, त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है। बाकी जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है, हटाने का प्रस्ताव वो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, में लाया जा सकता है।
ठीक है, और इन्हें जो है और उसे सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। लोकसभा द्वारा भी इस पर सहमति आवश्यक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34वां, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? न्यूनतम आयु कितनी होगी? एक पूछा हुआ 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। मैंने आपको बताया भी था कि अनुच्छेद 66 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष। इसके अनुसार अनुच्छेद 66 के अनुसार अधिक न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। 35 वर्ष है। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद की योग्यताओं में जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और कोई भी लाभ का पदधारण ना किया हो। ठीक है, अगर जैसे और भी आयु की बात करें, हम जैसे पहले भी बताया हुआ था, आपको फिर से बता देते हैं। लोकसभा सदस्य की आयु जो रहेगी वो 25 वर्ष रहेगी। राज्यसभा सदस्य की आयु जो रहेगी वो 35 वर्ष रहेगी, मतलब 30 वर्ष रहेगी। और राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति की जो है वो मैं बता चुका हूँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो है वो करीब करीब 35 वर्ष होनी चाहिए। एक कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। ये तीनों चीजें हैं, आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35वां, कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से, भारत सरकार के कार्य संचालन से, भारत के उपराष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण से। तो जो अनुच्छेद 77 है वो किससे संबंधित है वो बताना है आपको। तो देखो, जो भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है, भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है अनुच्छेद 77 जो है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 77 में कि भारत सरकार की जो सभी कार्रवाइयां हैं, भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां, कार्यकारी कार्यकारी कार्रवाइयां कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त की जाएंगी। राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त की जाएंगी, व्यक्त की जाएंगी, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 74 में जो है वो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने से संबंधित मंत्रिपरिषद है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 75 जो है, अनुच्छेद 75, ये थोड़ी सा जान लो आप अनुच्छेद 75 में क्या है। अनुच्छेद 75 में बेसिकली प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेदारी से संबंधित है। प्रधानमंत्री है, ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो गई, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो गई, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित हो गया, नियुक्ति से संबंधित हो गया, नियुक्ति से संबंधित। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36वां, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का जो है पद है वो सामान्य तौर पे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो कार्यालय है वो अमेरिका के संविधान से ही अपनाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे आयरलैंड के संविधान से है तो क्या लिया गया था यहाँ से? निदेशक सिद्धांत। तो मैंने जब पिछली क्लास में बताया, आपको पढ़ाया हुआ था, तो निदेशक सिद्धांत यहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर जापान का संविधान लिखा है, तो जापान का संविधान से क्या लिया गया है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यहाँ पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? जैसे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कुछ तो लिया गया होगा, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा संवर्ती सूची के बारे में, तो संवर्ती सूची यहाँ से ली गई है। इसके अलावा यहाँ से एक चीज और ली गई थी, वो ली गई है संयुक्त संसद का संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। जर्मनी के संविधान से कुछ तो लिया गया था, आपको अच्छे से याद होना चाहिए भाई। जर्मनी के संविधान से पता नहीं है तो फिर क्या पता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, तो जर्मनी के संविधान से जो है आपातकाल के उपबंध लिए गए हैं। और इसके अलावा जो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली या कानून का शासन लिया गया है। ठीक है, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37वां, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद, तो इसके लिए जो है वो है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। ठीक है, अब इसके अनुसार जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव सभी सांसदों, जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा अनुपादित प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल, मतलब यहाँ पर देखो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। उपराष्ट्रपति का चुनाव है, एक निर्वाचक मंडल होता है, इसमें निर्वाचक मंडल में जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और यह जो है
आनुपातिक विद्युत प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तीसरे उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा हुआ है। तो जो तीसरे उपराष्ट्रपति थे, आप पहले अगर हम देखते हैं तो पहले देखते हैं, सबसे पहले पहले कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 1952 से लेकर 1962 तक रहे। 1952 से लेकर 1962 तक रहे। ठीक है, दूसरे जो हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरे जो हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 1962 से 1967 रहे, 1967 तक रहे। ठीक है, और तीसरे जो हैं वो थे वीवी गिरी, तीसरे जो हैं वो वीवी गिरी। ठीक है, 1967 से लेकर 1969। ठीक है, चौथे जो है गोपाल स्वरूप पाठक थे, गोपाल स्वरूप पाठक थे। इन्होंने पूछा हुआ तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? गोपाल स्वरूप पाठक। अब बाकी जो है वो आप पढ़ लियो जाके, जैसे अगले 5वें थे वो बीडी जत्ती थे, तो बीवी गिरी जो थे वो कौन? तीसरे उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और बीवी गिरी जो है उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देकर भारत के राष्ट्रपति भी बने रहे। ठीक है, 1969 से लेकर 1974 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे, भारत के राष्ट्रपति भी रहे। हालांकि कई बार ना मुझे ये चीज लगती है यार, फैक्ट पढ़ने की इतनी आवश्यकता भी तो नहीं है यार। क्यों? मतलब ये पूछे जा रहे हैं, इनका कोई उद्देश्य मात्र तो नहीं है, मतलब उपराष्ट्रपति का क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कुछ चीजें होती हैं सीखने के लिए, कुछ चीजें नहीं रहती हैं सीखने के लिए। फैक्चुअल जानकारी क्यों पूछी जा रही है फालतू की? क्वेश्चन नंबर 39वां। अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? इसमें लिखा हुआ है कि जैसे अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो निवर्तमान जो उपराष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति के कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? तो सामान्य तौर पर अगर कोई भी राष्ट्रपति होता है तो 60 दिन के भीतर किया जाना चाहिए, 2 माह के अंतर्गत। ठीक है, कितने? 2 माह के अंतर्गत। अब जैसे जो उपराष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? देखो, अनुच्छेद अनुच्छेद 68 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 68 में लिखा हुआ है कि जो जैसे त्याग पत्र हो गया, त्याग पत्र दे दिया, मृत्यु हो गई, या हटाए जाने के कारण उत्पन्न हो गया, कोई भी ऐसे हटाए जाने का कोई कारण उत्पन्न हो गया, यानी कि कारण कोई भी उत्पन्न रिक्ति में जो चुनाव है वो कम से कम 60 दिन में के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए। सीधी सी बात लिखी हुई है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर कोई राष्ट्रपति की रिक्ति होती है अनुच्छेद 62 के अनुसार, तो उसके अनुसार 6 महीने के अनुसार चुनाव कराना अनिवार्य रूप से हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन पूछा हुआ है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो अब यहाँ पर देखो, राज्य विधानसभाओं के सदस्य उनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो क्या पॉसिबल है? तो राज्य विधानसभा को चुनाव उनके भाग नहीं लेते, बिल्कुल सही है। यह है राज्यसभा के पदेन सभापति होते, एकदम सही है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा नहीं, केवल और केवल राज्यसभा के सदस्यों की मंजूरी आवश्यक है। ठीक है, तो ये डी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो, पारित जो होगा वो राज्यसभा से होगा, प्रस्ताव पारित होना चाहिए राज्यसभा में प्रभावी बहुमत के साथ, लेकिन इसमें लोकसभा की सहमति आवश्यक होगी। ठीक है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किस वर्ष पद ग्रहण किया हुआ था? तो किस वर्ष पद ग्रहण किया हुआ था वो बताना है आपको। तो देखो, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया गया था 1952 में पद ग्रहण किया हुआ था। ठीक है, तो 1952 में उन्होंने पद ग्रहण किया हुआ था। देखो, भारत के लंबे समय तक कार्यकाल में, मतलब लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे इन्होंने, जो उपराष्ट्रपति रहे उन्होंने 1962 तक और मई 1962 तक 2 कार्यकाल पूरे किए हुए थे। ठीक है, तो और इसके बाद जो है वे 1962 से लेकर 1967 तक
भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने रहे, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है इनकी कार्यकाल। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि राधाकृष्णन थे, एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और राजनयिक भी थे। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42वां, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के प्रधान सभापति होते हैं? तो ये जो विधान सभापति होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। प्रधान सभापति होते हैं, किसके होते हैं? सभापति होते हैं राज्यसभा के। और किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 64 के अनुसार। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में करते हैं। राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कितनी सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होती है? तो उपराष्ट्रपति जब चुनाव लड़ता है तो अभी भी मैंने बताया हुआ था, इसके लिए जो जमा राशि है वो थी 15,000। कितनी? 15,000 जमा सुरक्षा राशि जमा करनी होती है भारतीय रिजर्व बैंक के पास, ठीक है। और यह जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत होता है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत, निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत, ठीक है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? अभी भी मैं बताता जा रहा हूँ, नहीं बताता जा रहा हूँ यार ये चीज। तो जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो उन्होंने 1962 से लेकर 1967 तक उन्होंने उसका पद संभाला हुआ था, ठीक है। और बाद में यही जो है 1967 में तीसरे राष्ट्रपति भी भारत के बने हुए थे, ठीक है। और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। इसको याद रख लेना अच्छे से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45वां, निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? कौन संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है वो बताना है आपको। तो देखो, भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन मतलब नहीं, हिस्सा नहीं है, संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो देखो, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ना वो अलग होता है भाई, सर्वोच्च न्यायालय का कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। अब देखो, संघीय कार्यपालिका के जो हिस्सा होते हैं ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान न्यायवादी, ये सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं एक भाग 5 में ही होते हैं, बट इसके भाग 5 में अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में, ठीक है, इनका प्रावधान दिया हुआ है। तो डी नंबर जो है संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46वां, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की, देखो अब इसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं वो तो शामिल हैं ही हैं, ठीक है, सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। लेकिन एक चीज है यहाँ पर जो शामिल नहीं है, अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, करके देखो, निर्वाचक मंडल में मैंने बताया हुआ था दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। और राज्य विधान परिषदों के सदस्य जो होते हैं, निर्वाचन नामित दोनों हैं, वो इस निर्वाचक मंडल में बिल्कुल शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ये सही है, ठीक है। राज्य की विधानसभा में सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी सही है। लेकिन राज्य की विधान परिषदों के सभी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो जो है वो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, शामिल नहीं होता है। तो ये दोनों शामिल होते हैं, एक और दो नहीं। आंसर इसका सी नंबर सही होना चाहिए, केवल तीन शामिल होता है, ठीक है। और वहीं पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसमें सभी सांसद, निर्वाचित तो नामित दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 में ये निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 54 में बताया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47वां, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है? कौन सा अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, वो अधिकार दिया गया है, एकदम सही है। अपनी इच्छा से संसद सदस्य की अयोग्यता करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ये किसके निर्णय पे करेगा? ये जो सब है, जो भी अयोग्यता से संबंधित प्रश्न है और निर्वाचन आयोग के सलाह पर निर्णय देगा, और ये बाध्यकारी होंगे किसके? अनुच्छेद 103 के तहत ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये वाला गलत होगा। कोर्ट मार्शल में सजा पाए गए व्यक्ति को क्षमा प्रदान करना, ये कर सकते हैं भाई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना, ये भी कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48वां, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने
भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 को संसद में पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था? ठीक है, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह, के आर नारायण। तो किसने भेजा हुआ था? भारतीय डाकघर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था भाई ये। तो ज्ञानी जैल सिंह ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह जो थे 1986 में, 86 में जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक जो था उसको पॉकेट वीटो का उपयोग किया हुआ था। और इसके लिए इन्होंने क्या किया था ना कि अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लिया कि हम इसको वापस ही नहीं भेजेंगे, चाहे कुछ भी कर लो तुम, ठीक है। और पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। और आर वेंकटरमण जो है वो दूसरे व्यक्ति थे। इन्होंने जो है 1991 में जो सांसदों के वेतन हो गया, भत्ते हो गया, पेंशन हो गया, संसद विधेयक पता, उस पर पूर्ण वीटो अस्वीकृत कर दिया था उसको, मतलब हम करेंगे नहीं, तो उस पर भी वीटो लगाया हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछा हुआ है? वह पुनः चुनाव के लिए अयोग्य है, पुनः चुनाव आयोग के लिए अयोग्य होता है। तो पुनः चुनाव के लिए अयोग्य होता है ऐसा तो नहीं है भाई। और उसकी आयु 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए, एकदम सही है वाला। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, एक भी सही है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन जो अयोग्य होने वाली बात है ना, ये गलत है, ठीक है। तो यही सही आंसर भी है, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो होता है पुनः चुनाव के लिए पूरी तरह पात्र होते हैं, और यह कार्यकाल मतलब कार्यकाल इनका कई समय तक हो सकता है, कोई भी सेवा कभी वर्ष तक सेवा दे सकते हैं। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ना, उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हुए थे, 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के, ठीक है, मतलब 10 साल। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50वां, कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन इसमें ही बताना है हमको, ठीक है। तो गलत बताना है। यहाँ पर देखो, संघ की कार्यकारी शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ये तो भैया सही है, पॉसिबल भी है कि सही है वाला, ठीक है। संसद कानून द्वारा राष्ट्रपति के अलावा अन्य प्राधिकरणों को कार्य सौंप सकती है, एकदम सही है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें सभी सांसद और सभी राज्य मंडलों के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। ये वाला भी थोड़ी सा कंफ्यूजन है, बट गलत हो सकता है पॉसिबल में। इसने बोला है सभी राज्य विधानमंडलों के सदस्य शामिल होते हैं और सभी सांसद भी शामिल होते हैं, तो सभी सांसद नहीं होते शामिल, क्योंकि इसमें जो नामित सदस्य होते हैं वो भाग ही लेते हैं। इसमें लगा सभी, तो सभी नहीं, नामित सदस्य गलत होता है, नामित सदस्य शामिल नहीं होते इसमें, ठीक है। और कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर रहने के बाद दूसरी बार इस पद के लिए चुनाव योग्य है, ये भी सही है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51वां, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित जनजातियों वाली लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में सहित किसी राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करने के लिए किसे विवेकाधिकार दिया गया है? संबंधित राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, या अंतर्राज्य परिषद, या भारत की संसद। तो इसने पूछा है 5वीं अनुसूची के तहत पूछा हुआ है कि अनुसूचित जनजातियों वाली लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों के किसी राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना के लिए किसे अधिकार दिया गया है? तो किसे मिला होगा ये, आपको कैसे लगता है कि अंतर्राज्य परिषद को मिलेगा होगा? नहीं, ये भारत के राष्ट्रपति को मिला हुआ अधिकार, ठीक है। भारत के जो राष्ट्रपति होगा उनको अधिकार है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5वीं अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, अब इस अनुसूचियों में भी अनुच्छेद हैं। तो 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 4(2) में, 4(2) में क्या प्रावधान है कि ऐसे राज्य जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल को जनजातीय सलाहकार परिषद स्थापित करने का निर्देश देने का विवेकाधिकार प्राप्त है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और 6ठी अनुसूची के बारे में कई बार आपको क्वेश्चन पूछा होगा। 6ठी अनुसूची जो है इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध है, ठीक है। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52वां, प्रश्न नंबर 52वां कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन के बारे में पूछा हुआ है। अब इसमें देखो राष्ट्रपति चुनाव के बारे में पूछा हुआ है, एक एक करके देख लेते हैं हम। इसने बोला है कि कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति पद के चुनाव को लड़ने के लिए योग्य नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है? गलत है भाई। राष्ट्रपति के चुनाव संसद और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचन सदस्य करते हैं, एकदम सही है भाई। निर्वाचक मंडल में विधान परिषदों के निर्वाचक सदस्य शामिल नहीं होते, एकदम सही है। चुनाव में एकल संगणकीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, एकदम सही है ये भी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो जो है कोई भी केंद्रीय मंत्री होता है वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है, कोई बात नहीं इसमें, ठीक है। और राष्ट्रपति अगर वो चुन जाता है तो उसको पद ग्रहण करने से पहले क्या होगा, जो मंत्री होगा या विधायी पद होगा उससे इस्तीफा देना होगा, साफ साफ की गई है।
अब जैसे अनुच्छेद 59 है, अनुच्छेद 59 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53वां। भारत के राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा किसे सौंपते हैं? पद से इस्तीफा किसे सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों, और भारत के उपराष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को। तो देखो, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 56(1)(a), अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार जो है राष्ट्रपति जो होता है भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, और इसके विपरीत भी जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं अनुच्छेद 67 के अनुसार। तो सही आंसर जो हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति, सी नंबर सही आंसर है इसके लिए। ठीक है, और राष्ट्रपति उनके पद को केवल जो महाभियोग प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 के माध्यम से हटाया सकता है, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 54वां। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम समय तक सेवा की है? भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम समय तक सेवा की हुई है। ज्ञानी जयशील, प्रतिभा पाटिल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। तो अगर देखा जाए तो जैसे जो जाकिर हुसैन थे, इन्होंने सबसे कम समय तक, जाकिर हुसैन जो है इन्होंने सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के रूप में सेवा दी हुई थी। इनका जो कार्यकाल था वो 3 मई, इनका जो कार्यकाल था 3 मई 1969 को निधन हो गया था इनका। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55वां। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किस निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव पूछा हुआ है। तो अब इसमें देखो, संसद के दोनों सदन ही बस शामिल होते हैं और कोई निर्वाचन मंडल में और कोई शामिल नहीं होता है। ठीक है, अनुच्छेद 66 में जो है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अनुच्छेद 66 में जो है संसद के दोनों सदन जो है, संसद के दोनों सदनों में चाहे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, उस सभी सदस्यों के मिलकर निर्वाचन मंडल करते हैं, चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो चाहे वो नामित सदस्य हो, दोनों इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते, ध्यान रखना है इसमें। जो एक प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव से एक प्रकार से इसको अलग बना रहा होता है, अलग उपराष्ट्रपति के चुनाव को। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 56वां। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर कार्य नहीं किया है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर कार्य नहीं किया हुआ है, सीधा बताइए आप। तो इसमें देखो, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इन्होंने किया हुआ था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में दोनों में कार्य किया हुआ है। जाकिर हुसैन भी हैं, KR नारायण भी हैं, बट जो नीलम संजीव रेड्डी है वो नहीं है इसमें। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी हैं, इन्होंने जो है केवल राष्ट्रपति के रूप में किया हुआ था, केवल भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है, 1977 से 1982 के रूप में। ठीक है, और परंतु कभी ये उपराष्ट्रपति नहीं बने। ठीक है, मतलब एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57वां। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा हुआ है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संकोणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। तो किसके अंदर? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो देखो, सामान्य तौर पे जो है राष्ट्रपति का चुनाव है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संकोणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, एकदम सही है भाई। और दिल्ली पुडुचेरी के अनुसार प्रदेशों की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य में भाग लेते हैं, एकदम सही है। तो दोनों ही सही है, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 58वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाता है तो उनके द्वारा राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किए गए सभी कार्य भी अमान्य हो जाएंगे। ऐसा कहाँ हो सकता है भाई? ये तो नहीं होता है। ठीक है, तो ए वाला जो है, क्या ये तीनों कथन गलत हो जाएगा? ऐसा देख रहा, अभी देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य घोषित कर दिया तो उनके राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किए गए सभी कार्य अमान्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति का चुनाव स्थिर किया सकता है, कुछ राज्य विधानसभा भंग कर देंगे उनके चुनाव बाकी, ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो संविधान में निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति को निश्चित समय के भीतर अपनी स्वीकृति देनी होगी, ऐसा भी नहीं है। ये तीनों गलत हैं, तो कोई नहीं सही आंसर इसका। ठीक है, तीनों के तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 59वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति किसी जाति को संविधान के तहत सभी उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसी जनजाति को संविधान के तहत सभी उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल कर सकते हैं।
संसद कानून किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकती है। तीनों कथन ही सही है, ठीक है, तीनों कथन ही सही है, तो 3 सही है इसका। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आने वाले समय में पैटर्न दोहराया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 341 एक में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श के बाद जो होता है, किसी जाति जनजाति या उनके भागों को अनुसूचित जाति श्रेणी में अंतर्गत लाने के लिए निर्दिष्ट कर सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये भारतीय संविधान के तहत सभी उद्देश्यों के लिए मान होगा, ठीक है। वहीं पर देखो अनुच्छेद 341(2) में भी इसका प्रावधान है, और वहीं पर जो अनुसूचित समाजातियों से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 342 में प्रावधान दिए गए हैं, तो ठीक है। यानी सीधा सीधा संविधान से पूछ लिए गए क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60वां, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमें इसमें बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा कथन सही है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वह है राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर बना रहता है, तो ये नहीं सही है, ठीक है। एक निश्चित कार्यकाल होता है भाई इसका, इच्छा पर पद पर नहीं बना रहता है, तो ये वाला गलत है। ये तो सही है कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बट यहाँ पर जो है कार्यकाल जो है वो उसकी इच्छा पर नहीं करता, बल्कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पद पर बना रहता है, या संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से ही हटाया जा सकता है इनको। कैग का कार्यालय प्रशासनिक खर्च भारत की आकस्मिक निधि से लिया जाता है, तो आकस्मिक निधि से क्यों लिया जाएगा भाई, ये भी गलत हो जाएगा। कैग की रिपोर्ट जो है वो संघ राज्यों खातों के संबंध राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, तो ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। खर्च जो है भारत की समेकित निधि से लिया जाता है, ना कि उसके लिए जाते हैं, ठीक है, तो ये गलत होता है। जो इसमें जो राज्यों के खातों से संबंधित जानकारी है वो राज्यपाल को प्रस्तुत करनी होती है, ना कि राज्यपाल के माध्यम से। और राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन में संघ खातों के संबंधित कैग को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो ये वाला सही है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61वां, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मतलब राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में एक एक करके देखते हैं हम। तो इसने बोला है कि पहला कथन, संसद राज्यों की विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाते हैं। नहीं, मनोनीत सदस्य में शामिल नहीं किए जाते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। किसी राज्य में निर्वाचित विधानसभा की सीटों की संख्या जितनी अधिक होगी, उस राज्य में प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य उतना ही अधिक होगा, तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो विधायक के मत का मूल्य होगा वो राज्य की जनसंख्या और निर्वाचित विधायक की कुल संख्या बटे 1000 होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से देखा जाए अधिक सीटों का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक विधायक का मूल्य भी अधिक होगा, तो एक वाला गलत भी हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य केरल के विधायकों की तुलना में अधिक होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो केरल की जनसंख्या का सीट्स अनुपात है मध्य प्रदेश से अधिक है, इसलिए जो केरल के विधायकों का मत मूल्य है वो अधिक होता है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। पुदुचेरी प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य अरुणाचल प्रदेश के विधायकों की तुलना में अधिक है, क्योंकि पुदुचेरी में कुल जनसंख्या और निर्वाचित सीटों का अनुपात अरुणाचल प्रदेश की तुलना में अधिक है, तो ये वाला सही है, ठीक है। तो केवल एक सही है, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने 61 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि रैंक अप पीवाई ज्वाइन करना चाहते हैं और क्लासेस का पहले से एक्सेस चाहते हैं, अगर एक्सेस भी नहीं चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं सारे प्रश्नों की। अगर आपको ये महंगा लग रहा है 199 का, तो आप इसके लिए PYQ50 नाम से एक कूपन कोड यूज करेंगे, तो आपको यही कोर्स जो है 149 का मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका फायदा मिल सकता है, आप वहां पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्टली कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। आप ये प्राइम अकेडमी में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइम जिस प्रैक्टिस मीडिया के नाम से आपको ये सारे फ्री में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप आपने प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की है तो आप पिछली प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी की प्लेलिस्ट भी है, इसके अलावा जो है ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और बाकी आपको ये PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।